आदाब नाज़रीन, मैं हूं वहीद जिलानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। हर सुबह हम एक ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं, जिस किसी ने भी किसी फील्ड में अपना नाम कमाया हो या कंट्रीब्यूट किया हो। हम उनसे बात करते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में आपको जानकारी देते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन पे साथ साथ आपको इतलात फराहम करते हैं। आज हमारे लिए एक खुशी का मकाम है। हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत मंजे हुए, सीखे हुए और जाने माने कलाकार हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मेरी मुराद है किफ़ायत फ़हीम से। किफ़ायत फ़हीम जी एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, एक म्यूज़िक टीचर हैं और साथ साथ कुछ नगमे लिखते भी हैं। किफ़ायत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम महकती सुबह में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया हमें और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हुए। किफ़ायत जी, इस प्रोग्राम में हम हर एक शख्सियत के बारे में अपने नाज़रीन को, देखने वालों को ये इतलात या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी कैसे गुजरी, कहाँ से शुरू हुई। तो आपसे भी गुजारिश है कि इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने अपनी जो इब्तिदाई तालीम है वो अलमगरी बाज़ार प्राइमरी स्कूल से शुरू की थी जी। उसके बाद मैं सीधा गवर्नमेंट हाई स्कूल जडीबल में 8वीं से 10वीं तक जी वहाँ मैंने पढ़ा। तो वो बड़ा फेमस स्कूल है, आपने सुना अच्छा। नाम होगा। उसमें बड़े बड़े जो कश्मीर के दानिश्वर हैं, शोरा हजरात हैं, उन्होंने वहाँ तालीम हासिल की है। तो वहाँ से फिर मैं सीधा यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी में गया। वहाँ से मैंने म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में पहले उसको हम बी म्यूज़ कहते हैं, इक्वल टू ग्रेजुएशन। हाँ जी। उसके बाद मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से उसी में उर्दू लैंग्वेज में, मुझे उर्दू का ज़बरदस्त था बचपन से, उर्दू से बहुत लगा मुझे। तो वहाँ से मास्टर्स किया जी। मास्टर्स करने के बाद मैं सीधा चंडीगढ़ चला गया। अच्छा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने फिर एमयूज़ किया, मास्टर्स इन क्लासिकल वोकल। अच्छा। तो उसके बाद मैं वापस अपने श्रीनगर आया। अच्छा, ये तो पता चला है कि हमें आप म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स की वसातत से फिर आपने बाकी डिग्रीज भी की। इसके अलावा संगीत सीखने के लिए आपके टीचर वगैरह कौन रहे हैं, जो जिन्होंने आपकी शख्सियत को निखारा या आपको गाइड किया है अपनी ज़िंदगी में? हाँ बिल्कुल सही। यूँ तो जो हमारे म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में जो मेरे मतलब इब्तिदाई जो टीचर रहे वो हकीम गुलाम मोहम्मद साहब, जिनसे मैंने सारे गामा पा जो इब्तिदा मैंने उनसे की, मौसीकी की जो फ़नी मौसीकी के जो मतलब इब्तिदाई ये है ग्रामर जिसको हम कह सकते हैं, उनसे हासिल किया। उसके बाद हमारे कश्मीर के बहुत बड़े एक अजीम उस्ताद हैं, उस्ताद दोस्त मोहम्मद खान साहब जी, उनसे राग रागनी का वगैरह फ़लसफ़ा पढ़ा मैंने जी, कि ये राग जिसको कहते हैं, सरगम क्या होती है, ताल में गाना कैसे आता है। तो ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद चंडीगढ़ में एक हरिदास करके एक ब्लाइंड एक बहुत बड़े उस्ताद थे क्लासिकल के, उनसे मैंने 2-2.5 साल सीखा। मैं वहाँ पे मास्टर्स कर ही रहा था, तो साथ साथ मैं उनके पास जाता था। वो एक छोटी सी कोठरी में पड़े रहते थे, तो मैं उनके पास जाता था। हालांकि सिखाते बिल्कुल नहीं थे। तो पता नहीं मेरी उसमें उनको क्या लगा कि मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, कई महीने मैंने लगा दिया उस के घर आना जाना। तो लास्ट में वो थोड़ा सा मेरे लिए फिर थोड़ा सा नरम पड़ गए। तो फिर क्लासिकल की वो जो मतलब प्यास थी वो थोड़ा बुझने लगी। अच्छा। क्योंकि वो बड़े जानने वाले उस्ताद थे। अच्छा। और साथ साथ मेरा एक और ये है शौक था बचपन से फिल्मी संगीत का। जो फिल्म संगीत के बड़े बड़े गुलकार हैं, जैसे रफ़ी साहब हैं, तलत साहब हैं, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और लता जी, उनसे मैं बड़ा प्रभावित था। तो उनको मैं गा के मैंने अपने अंदर के फनकार को मैंने थोड़ा सा तैयार किया हुआ था। तो उसके बाद जब ग्रामर सीखा, क्लासिकल ग्रामर किसे कहते हैं, ताल सुर वगैरह ये चीज़ें एक मतलब मिक्सचर में फिर मुझे इनसे मुझे बहुत मदद मिली। अच्छा। और आगे चलकर बड़ा अच्छा लगा कि चलो बचपन से मैं इस गीत संगीत से जुड़ा हूँ और ये मतलब खुशनसीबी रही कि मैं सही हाथों में चला गया। अच्छा। और मुझे जो संगीत की जो तालीम मिली उससे मैं बड़ा मुतमईन हूँ आज भी। और खुदा का शुक्र है और मेरे अपने जो उस्ताद हैं उनकी दुआएं हैं। बिल्कुल। किफ़ायत, आप जैसे कलाकार जब स्टूडियो में हूँ तो मैं समझता हूँ कि बातें कम और गाना ज़्यादा होना चाहिए। हाँ जी, मुझे लगता है कि शुरुआत में थोड़ा सा आपसे सुनना चाहेंगे
आपने फिल्मी गानों का जिक्र किया, रफ़ीक साहब का जिक्र किया, क्यों ना इस प्रोग्राम की शुरुआत भी किसी अच्छे से फिल्मी नगमे से की जाए जो आपके दिल के करीब हो। तेरी आँखों के दिए ढूंढाया हूँ वही गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। हाँ, तेरी आँखों के दिए ढूंढाया हूँ वही गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। सारे माँ रे मा पा ले सा नि सा रे नि धा नि पा, जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, जब तलक जब तलक ना ये जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले, गाए जाऊंगा यही गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तेरी आँखों के दिए जलते हैं जिसके लिए। हाँ, तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। वाह, बहुत खूब और बहुत बहुत शुक्रिया ये गाना गाने के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मिठास से भरा ये गाना तलत जी का, और आपने बहुत खूब निभाया। किफ़ायत जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ये संगीत से जुड़ने का शौक़ कब से और कैसे हुआ? आपकी फैमिली में कोई आर्टिस्ट था या आप ऐसे ही बचपन से गाने लगे? ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मुझे याद है स्कूल के दिनों में, जब मैं यही 6ठी 7वीं में पढ़ता था, तो क्लासरूम में मेरा यही मशगला होता था, कौन सा गाना कल मैंने रेडियो पे सुना उसको कॉपी करके अपने दोस्तों को सुनाना। अच्छा। तो मैं इस ताक में रहता था कि मेरे टीचर क्लास से बाहर जाएं और मैं गाना शुरू कर दूं, और मेरे दोस्त भी काफी फरमाइशें करते थे कि फलानी गाना गाओ, रफ़ी साहब का, तलत साहब का, मुकेश का। अच्छा। तो घर में तो वैसे ऐसा कुछ नहीं था, कोई मतलब किसी ने गुलकारी की तरफ ये मतलब रुजू नहीं किया था, ना ही किसी को शौक था। हाँ, के बड़े शायर थे। अच्छा। जो घर में जो मौसीकी सुनी जाती थी वो जबरदस्त मौसीकी थी, मतलब पुराने गाने, गुलाम अली साहब को, मेहदी हसन साहब, उन दिनों तो ये सिलसिला चलता था। और मेरे पढ़ाई करते करते मेरे ज़हन में कब चला गया इसका पता ही नहीं चला। गोया बचपन से ही आपका ये शौक, फिर आपने इसको अपने प्रोफेशन में तब्दील किया। अच्छा, आपके एक आइडियल्स होते, कोई इंस्पिरेशन देता है कोई आर्टिस्ट आपको, चाहे वो बॉलीवुड से हैं या बाहर हैं, या गजल को कोई ऐसा बड़ा कलाकार? गजल में तो गुलाम अली का मैं जम्मू कश्मीर के जो आर्टिस्ट रहे हैं, बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट हमारे जम्मू कश्मीर में भी रहे हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे हैं, किन से आपने ली है इंस्पिरेशन? मैं जब छोटा था, जिन दिनों मैंने जिक्र किया कि स्कूल में पढ़ता था, तो सूफी साहब को सुनते थे घर में, उनके बड़े नगमे चलते थे, शिमिमा जी और विजय कुमार मल्ला जी। उसके बाद जब मैं लगभग 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास जो मैंने पास की, तो उसमें फिर हमारे जो नई पोत के नई रिजीम आई, जिसमें आपका भी जिक्र आ सकता है, कैसर साहब, मुनीर साहब, आपके गाने मैंने सुने हैं, बहुत पसंद करता था। और आपसे मिलने का बहुत मुश्ताक था मैं उन दिनों। अच्छा। कि मैं देखता ही इतनी खूबसूरत आवाज से वहीद साहब कहाँ पे होते हैं,
एक दिन मैं रेडियो में आ गया तो अशरफ साहब कुछ बना रहे थे आपके लिए, मुझे याद है, इट वाज 94 आई थिंक 1994। तो आप गा रहे थे और आपको वो समझा रहे थे, तो मैं दरवाजे पे आ गया और मैं सकते में आ गया। मैंने कहा यार आज मैं रूबरू वहीद साहब को देख रहा हूँ, ये तो मेरी जिंदगी का एक था, सपना था। तो उसके बाद आप लोग मुझसे भी इंस्पिरेशन ले ली और हमारे तो साथ काम किया, आपके साथ भी काम किया। और ये मैंने कभी सोचा भी ना था कि जो लोग जिन गुलकारों को मैं सपनों में देखा करता हूँ और उनके साथ मैं एक दिन काम। अच्छा किफ़ायत, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो हमारा संगीत है एक देखने को तो बड़ा कारवान है, बहुत सारे बच्चे हमारे जुड़े हैं, बहुत सारे बहुत अच्छा काम भी करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारी मौसीकी है किस दहाने पे है, किस और जा रही है? आप इस कारवान से सेटिस्फाइड हैं कि आपको ये लग रहा है कि नहीं कुछ चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए? क्योंकि आप भी एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत साल से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं जी जी। और ये जो एक रजीम आई है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो या बाकी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपना फ़न पेश करते हैं, लेकिन आप कैसे इस कारवान को लेते हैं? नहीं, अच्छी बात है, मतलब अगर नए लोग आ रहे हैं, गा रहे हैं, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, लेकिन एक बात मुझे खटकती है कि मैं देखता हूं कि अक्सर लोग जो अनसीखे सामने आते हैं, तो उनका क्या है कि उन्होंने कोई गाना गा दिया, बॉलीवुड का गा दिया, हमारे गाने हैं, आपके गाने, मेरे गाने, उनको रिमिक्स करके गा लेते हैं, तो उनको लाखों में व्यूज मिल जाते हैं, कवर सॉन्ग्स। उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं उससे। जैसे आपने अपना क्रिएशन, आपका अपना एक अलग अपनी पहचान बनाना जरूरी है। तो अभी हम अगर हम कश्मीर का देखेंगे तो देखेंगे कि वहीद साहब को सुनते हैं, आज चले वहीद साहब को ये सर्च करते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आपके गाने निकल आएंगे, अशरफ साहब की कंपोजिशन होगी, नसर साहब की कंपोजिशन होगी, और आपके अपने बनाए हुए गाने होंगे। मेरा कोई देखेगा तो मेरे अपने गाने आएंगे। लेकिन जो आजकल की पौध है वो बनी बनाई चीजों में उसका गाना लिया, आपका गाना लिया, मेरा गाना लिया, बस उसी पे वो उसको रटते हैं और लोग पसंद भी करते हैं क्योंकि उसमें नया रंग होता है, नई आहंग होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बात पूरी नहीं होती। हाँ, सही बात यह है कि जो टैलेंट एक टैलेंटेड आर्टिस्ट में होता है, अगर वो सिर्फ कॉपी करने पे रहे, अपना टैलेंट फिर पीछे रह जाता है उनका। अपनी कॉपी तो सही है, आपने भी कॉपी किया, मैंने भी कॉपी की। और इससे ही वो करने से ही हमारे नए नए गाने, इस हमारी जो मौसीकी का जो खजाना है इसमें आ सकते हैं। लेकिन कॉपी तो ठीक है, कभी वक्तन फौक्तन की जाए, लेकिन की जाए नहीं, वो टैलेंट वो ठीक है। लेकिन आप देखिए आजकल के जितने भी गुलकार हैं ना, नए जो आजकल गाते हैं, वो अपना कुछ नहीं गाते हैं, आपका गाते हैं, मेरा गाएंगे, शमीमा जी का गाना उठाएंगे, सोफी साहब का गाना उठाएंगे, विजय मल्ला जी का गाना उठाएंगे, उसी को रटेंगे। लेकिन अपना उनमें वो, क्योंकि वो अनसीखे हैं, वो स्ट्रगल नहीं किया है। हाँ, वो पेशेंस और वो कमिटमेंट भी नहीं दिखती है, वो सही वो चीज है सीखने की। अब वो कह रहे हैं नहीं, अब सोशल मीडिया है, शॉर्टकट, कहीं डल के किनारे बैठे गाना गाया, गिटार उठा लिया, शूट कर दिया, शाम को खुद ही मोबाइल में एडिट करके सुबह डाल दिया। और सुरताल का उसमें थोड़ा सा जोल होता है, वो हम बहुत चीजें हम जो नोट कर सकते हैं। सही बात है। किफायत जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है यहाँ पे, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखें जी। तो नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद किफायत फ़हीम जी से गुफ्तगू जारी रखते हैं इस ब्रेक के बाद। Languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी। आज हमारे साथ सुबह सुबह बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, मंजे आर्टिस्ट हमारे कश्मीर से, जो एक टीचर भी हैं और गाने लिखते भी हैं, किफ़ायत फ़हीम जी जुड़े हैं। इनका शुक्रिया करते हैं और इनसे हम नगमे भी सुनेंगे और इनसे अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। किफ़ायत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम अपनी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं क्योंकि हम दोनों यहीं से हैं, वो जो एक कोई फनकार की एक बॉन्डिंग होती थी इनके साथ कि रेडियो में जाना, टेलीविज़न में जाना, या जो हमारी एकेडमी है उसके थ्रू कहीं कॉन्सर्ट्स करना, वो जो एक संबंध होता था कि क्योंकि यही अदारे थे एक जो एक फ़नकार को आगे लेते हैं, उसके फ़न को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आजकल बहुत साल से ये देखा गया कि उस बॉन्डिंग में बहुत मैं कहूँ तो दरार सी आ गई है, क्योंकि उतने प्रोग्राम्स भी नहीं होते हैं, वो जो आर्टिस्ट हैं, डेडिकेटेड आर्टिस्ट भी नहीं है, वो जाना भी चाहते ज़्यादा, वहाँ सीखना भी नहीं चाहते। तो आप क्या समझते हैं कि इस बॉन्डिंग में इतना बड़ा फ़र्क, या वो जो एक तलब थी, हमारा गाना रेडियो से चलना चाहिए, दूरदर्शन से टेलीकास्ट होना चाहिए, या किसी अच्छी महफिल में चलना चाहिए, उस तलब या उस डेडिकेशन या कमिटमेंट, उसमें क्यों फ़र्क आया है? क्या वजूहात है? मैं अपनी मिसाल पेश करूंगा यहाँ की। मैंने 7 साल ग्रेजुएशन की म्यूजिक में, तो 7 साल मुझे ये इजाज़त नहीं थी कि आप रेडियो में जाओ, टेलीविज़न में जाओ। अच्छा। अपने उस्ताद की मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। जैसे आपने 10-12 साल सीखा, फिर गए शेख साहब के घर गए, सही। तब तक आपको ये नहीं पता था कि मुझे एक दिन रेडियो, हाँ दिल में आपको जरूर शौक था, लेकिन हम वेट करते थे टाइम का, हमने वेट किया। लेकिन आजकल क्या है, किसी भी आर्टिस्ट को आप देख लीजिए, वो बना बनाया सिंगर बनेगा। अब जहां पर हमारे इंस्टीट्यूशंस की बात है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, तो वहां पे अगर हमारा गाना चलता था तो उसमें एक नई बात होती थी, क्योंकि उसके पीछे बहुत मेहनत लगी होती थी। एक तो मेहनत की बात, और ये कुछ ऐसे इदारे जैसे दूरदर्शन को देखिए, हमने जो नाम हासिल किए हैं, आपने, हमने, या बाकी वो इन्हीं इदारों से किया। कैसर साहब है, मुनीर साहब है, काजी रफी साहब है, तो हमने इन्हीं इदारों से हमें जाने जाते हैं। मुझे आज भी लोग पकड़ते हैं, कल हमने कश्मीर चैनल पे आपका गाना देखा। वो ये नहीं कहते कि यूट्यूब पे आपका गाना देखा, क्योंकि हमने जो अपनी इब्तिदा की है वो हमने दूरदर्शन और रेडियो से की है। अब मुझे लगता है कि बड़े बड़े नाम हैं यहाँ आजकल जो ना नए गाने वाले हैं, लेकिन रेडियो और टेलीविजन से वो बिल्कुल दूर है, उनका कुछ भी वास्ता नहीं है। मैंने कई लोगों से बात की कि आप ठीक हैं, अभी रेडियो कम काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चल रहा है ना, थोड़ा बहुत चल रहा है। आप जाइए वहां पे ऑडिशन कर लीजिए, आपका गाना मतलब अमर हो जाएगा। आप एक गाना वहां गाएंगे तो वो अमर हो जाएगा, आपके मरने के बाद भी। ये जो बाकी जो सोशल साइट्स हैं, इनमें वो पायदारी नहीं है, शॉर्ट लिविंग, वो पायदारी है ही नहीं यहाँ। सही बात है। तो और वो पेशेंस उनमें नहीं है, वो पेशेंस में नहीं, वो चीजें वो नहीं करना चाहते। सही बात है, सही बात। किफ़ायत जी, आगे बढ़ने से थोड़ा सा आप भी बताएं कौन सा गाना आप सुनाएंगे अभी हमारे देखने वालों, क्योंकि आपके भी जो फैंस हैं वो भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। जी जी जी। किसी भी लैंग्वेज में, कश्मीरी हो, उर्दू हो, जाहिर सी बात है, हम लोग कश्मीरी हैं, जरूर तो कश्मीरी जरूर मतलब गाना ही गाना है। बिल्कुल। रे ग रे सा सा म ग म नि द म द सा द नि द म ग म रे ग सा रे नि सा द नि सा म। दिल चाने बापत जिगर चाने बापत, जिगर चाने बापत, जिगर चाने बापत, दिल चाने बापत, जिगर चाने बापत, छु दिल पे दिलस्ता सफर चाने बापत, दिल चान बापत, जिगर चान बापत। इसमें मैंने दोनों गंधार यूज किए हैं, हालांकि रागेश में भी दोनों गंधार यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो मैंने स्टाइल लिया है वो थोड़ा जुदा गाना है। शाक व मेदच शाख व मेदच शाक मदनि द मद सा
धनि द शाक व मेद लजमच हखनियज शाक व मेद लजमच हखनियज गुलाब तोति तरबतर चाने बाप गुलाब तोति गुलाब तोति तरबतर चाने बाप छु दिल पे दिलस्ताम छु दिल पे दिलस्ताम सफर चाने बाप दिल चाने बाप जिगर जाने बाप छु दिल पे दिलस्तां सफर जाने बाप दिल जाने बाप। वाह वाह, बहुत अच्छी कंपोजिशन है। उम्मीद है ये गाना भी लोगों को पसंद आएगा आपका। उम्मीद करता हूँ। बहुत अच्छा है। किफ़ायत भाई, आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे लिए मैं खुद भी फ़नकार हूँ, लेकिन आपकी जो राय है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे देखने वालों के लिए भी, हमारे लिए भी एक मुतअद्दिद एक हैसियत रखता है। आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने जब पहले भी कहा कि आप भी बहुत अब एक सीनियर कैटेगरी में गिने जाते हैं, बहुत साल से आप जुड़े हैं इस फील्ड से। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो हमारा संगीत है, हम अपनी जम्मू कश्मीर की बात करें या खुसूसन कश्मीर की बात करें, ये किस दौर से गुजर रहा है आपकी नज़र में? बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपको इसको तफसीलन थोड़ा बयान करें। एक एग्जांपल बताऊंगा। अभी हम उसी की बात कर रहे थे जिससे पहले, प्रोग्राम से पहले जी, कि मैंने अपनी सारी जिंदगी संगीत को दे दी और सिला मुझे ये मिला कि मुझे एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करना पड़ा। इससे बदतर दौर मेरे लिए या दूसरे लोगों के लिए क्या हो सकता है? म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में इतने सारे लोगों ने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया, कुछ लोगों ने पीएचडी तक किया, लेकिन सारे के सारे बेचारे प्राइवेट स्कूलों में 10,000 की नौकरियां कर रहे हैं। तो मैं कैसे कहूं कि ये मेरे लिए सुनहरा दौर है? मैं नहीं कह सकता। आई कांट से। अगर हम कल्चरली बात करें, अपने संगीत को देखें, जो पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, जो एक बड़ा कारवान जुड़ गया है म्यूजिक के साथ, कोई रबाब बजाता है, कोई मटका, कोई गाता है। इस कारवान को देखते हुए और जो आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है, जिसमें हम भी हैं, आप भी हैं, हमसे पहले कुछ आर्टिस्ट हैं सीनियर, और जो नए लोग भी हैं, उन सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो मैं आपसे जानना चाहता था कि ये दौर है, ये मिक्स दौर है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रहना चाहिए, जो कुछ नापसंदीदा चीज़ें हैं, और कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो दोनों का जिक्र, दोनों का रद्द-ए-अमल आपसे चाहता हूँ। एक बात तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे कश्मीरी संगीत के लिए, सोशल मीडिया। जैसे आपका गाना अगर 100 लोग पता था, आजकल 1000 लोगों के पास वो है। कि किसी और ने गा लिया तो उसने गा के उसको हिट कर दिया। जी जी। जैसे राज बेगम जी का गाना है, दीपाली का गाना है, महमीद का गाना है, तो ये नए लोग गाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे संगीत को फरोग मिल रहा है, हमारे कश्मीरी संगीत को फरोग मिल रहा है। तो दूसरी मतलब उसमें नेगेटिविटी भी हम देख सकते हैं, पॉजिटिव। लेकिन एक अच्छा शुगुन मुझे दिख रहा है कि आपका गाना है दाई खैर करुस, तो पहले तो वो रेडियो पे आता था, टेलीविजन पे बजता था, आजकल यूट्यूब पे भी है, आजकल गूगल में भी उसको देख सकते हैं, कहीं भी कोई भी फेसबुक में कर सकता है। ये अच्छा शुगुन है, मुझे लगता है कि इससे हमारी संगीत फरोग मिल रहा है एक तरह, और साथ साथ हमारी लैंग्वेज भी प्रमोट हो रही है। लैंग्वेज भी प्रमोट हो रही है, वो तो जाहिर सी बात है। सही बात, ये अच्छी बात। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं, जिस तरह से चाहे सरकारी सतह पे या गैर सरकारी सतह पे, जिस तरह से हमारे आर्ट कल्चर और ख़ासकर संगीत को पेश किया जाता है, आप उससे मुतमईन हैं? जिस पेश और प्रमोट दो चीज़ें हैं, हाँ, प्रेजेंटेशन है, दूसरा प्रमोशन है। प्रमोट तो मतलब खैर अलग बात है, हाँ, लेकिन जिस तरह पेश किया जाता है उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ जी। अक्सर हमें बुलाते हैं कि जली जी एक प्रोग्राम करना है, कुछ लोग आए हैं बाहर से जी, जितने भी, तो वो उनके सामने हमें गाना पड़ता है जी। मैंने कई बार देखा वो लोग खाना खा रहे हैं और आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हम गा रहे हैं। तो मैंने
1-2 प्रोग्राम मैंने किए, उसके बाद मैं गया ही नहीं। मैंने कहा यार ये हमारी संगीत की तौहीन है, वो लोग खा रहे हैं और हम गा रहे हैं। इसके लिए मैंने नहीं सीखा था गाना। अच्छा। लोग खाएंगे और मैं गाऊंगा, ये बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। हाँ, वो चीज़, वो कंटेंट पे भी ध्यान देना है, हाँ, कंपोजिशन पे भी ध्यान देना, और खासकर जो आर्टिस्ट की मैं अपने संगीत की बात करूंगा, कश्मीरी संगीत जी, उसमें वो बात है ही नहीं है कि आप डांस कीजिए, आप उछल नहीं, ये तो सूफी संतों का कलाम, ये सूफी संतों का कलाम है। आप देखिए, आपने भी कितने मतलब सूफी कलाम गाए हैं। जी जी, मैंने भी गाए हैं, बाकी मतलब, और कुछ लोग मैंने देखा है कि यूट्यूब पे, मतलब ट्रीटमेंट सही नहीं है, मतलब गाना कुछ और सब्जेक्ट है तो उसको ट्रीटमेंट कुछ और। चलिए, हम दोनों ये गुजारिश कर सकते हैं, आप हमारे जो लोग ये काम करते हैं, जो ट्रीटमेंट है आर्टिस्ट के लिए और डिग्निटी है, वो बरकरार रहे, उसका खास ख्याल रखें। किफ़ायत जी, एक और ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। नाज़रीन, किफ़ायत फ़हीम जी से गुफ्तगू जारी रखते हैं इस ब्रेक के बाद। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी। हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं आज एक बहुत ही अच्छे कलाकार किफ़ायत फ़हीम जी, जो हमारे कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। किफ़ायत जी, आगे बढ़ने से पहले मैंने पहले ही कहा था कि हम बातें भी करेंगे, लेकिन गाना जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, शायकीन हैं, जब किफ़ायत फ़हीम स्टूडियो में है तो वो ये हमसे तवक्को रखते हैं कि गाने ज़्यादा आप सुनाएं हैं उनको। तो कोई भी अच्छा सा गाना सुनाए, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी। गच्छत हाईवेस बालियार मोन करवे गच्छत हाईवेस बालियार मोन करवे बालियार मोन करवे कसद तंदे गच्छत वेस गच्छत हाईवेस बालियार मोन करवे बालियार मोन करवे हाना सर कर दिल सर कर दिल से मज़कुल दिल सर कर दिल से सर कर दिल से सर कर दिल से मज़कुल छे कसद तंदे दस में कर मसले गच्छत हाईवेस बालियार मोन करिए
बालियार म्योन कर। वाह वाह, बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत अच्छी कंपोजिशन। बहुत बहुत किफ़ायत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किफ़ायत, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि कौन से आपकी नज़र में, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं, कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए हमें ताकि हमारा ये जो संगीत है, यहाँ के फ़न और जो फ़नकार हैं, इसको और ज़्यादा फ़रोग़ मिले? वही बात सामने आ जाएगी अगर हम इस बात पे गौर करेंगे कि काश वो दिन पलट के आए जब आपका गाना, मैंने सुना है एक दिन 22 दिन आपने रिहर्सल की, शेख साहब की कंपोजिशन थी, 22 दिन के बाद रिकॉर्ड हुआ। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। अगर इस तरह से सीखा जाए, इस तरह से संगीत को सीरियसली लिया जाए तो बात बन सकती है। देखिए आजकल, मैंने आप पहले भी जिक्र किया है, आजकल संगीत को बहुत इजी लिया गया है। जिसको कुछ ना आए उसको गाना आता है। अच्छा, कुछ भी ना, जो मतलब बिल्कुल नाकारा हो, या तो वो प्राइवेट स्कूल में टीचर बनेगा, म्यूजिक टीचर, या फिर फेसबुक पे आके अपना गाना। तो आपकी नज़र में क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि ये संगीत और आगे जाए? हमारे इदारे मरे हुए हैं अभी, जो जिनकी सांस अटकी हुई है यहाँ, अगर उनको फआल किया जाए, अगर उनको फआल किया जाए, फिर से वो मतलब जो सही बात है, चीजें हमने की हैं, जैसे मैं ने अभी गाना गाया, आपका गाना सुनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा परफेक्शन तो मिल ही जाती है, और उसमें वो मेहनतें, वो रातों की नींदें शामिल हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप आजकल के लोगों का गाना सुनेंगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा अपने सुनने वाले जो मेरे दोस्त हैं, हालांकि बहुत से लोग शायद इस बात से नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका गाना और आपका गाना कंपेयर करेंगे, आपका गाना क्यों अभी भी लोग सुनते हैं, अभी भी फरमाइशें आती हैं दाई कर क्यों सुनते हैं? उसमें ऐसी क्या बात है? उसमें वो आपकी रातों की नींद, उड़ाई हुई नींद है, वो मतलब वो मेहनत, वो रियाज है कि आजकल भी वो गाना। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी बताई कि यहाँ के जो डिफरेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, रिवाइव करना बहुत जरूरी है, तब तक बात नहीं बन सकती। और हम ये दोनों गुजारिश कर सकते हैं अपनी सरकार से, बिल्कुल बिल्कुल, कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जहाँ इतने बड़े बड़े कलाकार, कम से कम रेडियो, टेलीविजन, कल्चरल एकेडमी, अगर ये थोड़ा सा फॉल हो जाएंगे, थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे, फिर से हम लोगों को नहीं, नए लोगों को बुलाइए, हमारा तो छोड़िए, हमने तो अपना नहीं, सब लोग आएंगे सब लोग आएंगे। रिवाइव करना बहुत जरूरी है, वहां उनको पता चलेगा कि गाना किसे कहते हैं। सही बात है, एक अच्छे प्रोसेस से आर्ट गुजरेगा तो उसको पता चलेगा सही मानों में, सही बात कैसे किया जाता है। अच्छा, दूसरा, आप एक टीचर भी हैं, आप म्यूजिक सिखाते भी हैं जी, आप खुद एक अच्छे हुए और मंजे कलाकार हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर कश्मीर में जो एक सीखने और सिखाने का सिलसिला था, आउट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस मैं कह रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो एकेडमीज़ होती थी, जहाँ बच्चा स्कूल से जाके पार्ट टाइम में संगीत सीखता था, डांस सीखता था, ड्रामा, पेंटिंग, राइटिंग, बहुत सारे फ़नून लतीफ़ा के इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे। आज के दौर में वो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या आपको ये तो नहीं लगता कि ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारे इस कश्मीर में कि बच्चे कहीं सीखने को जाना चाहते हैं लेकिन उनको अच्छे टीचर्स और अच्छे इंस्टीट्यूशंस या एकेडमीज मिल नहीं पाते? 100% बिल्कुल सही बात है। अभी मैं जस्ट 2 महीने पहले की बात है कि मैं किसी प्रोग्राम में जज था जी, तो उस प्रोग्राम में हमने बच्चे निकालने थे, फर्स्ट पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन, उनको फिर जम्मू में परफॉर्म करना था। जम्मू से उसके बाद उनको हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में भेजे जाते हैं वो परफॉर्मिंग के लिए जी। लेकिन हमारे सिर्फ बच्चे जब आते हैं, पहले तो वो फिल्मी गाना गाएंगे, उनको पता नहीं हमें कश्मीरी फोक किसे कहते हैं। सही बात है। तो मैंने उनसे कहा कि यार एक वर्कशॉप मतलब मुनक्किद करें, उनको बताइए ना कि कश्मीरी संगीत क्या है, फोक क्या है। तो इसमें एक ताल भी होता है, पीछे दादरा ताल बजता है, कहरवा ताल बजता है, और उसमें एक स्केल होता है। तो ये तक हमारे बच्चों को नहीं पता ये तक, मतलब ये तो मामूली ग्रामर है। जब इससे हम रोशनास नहीं है तो हमारे बच्चे आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे कम्पीट? मुझे लगता है कि ये सोने पे सुहागा होगा कि अगर आप अपना ही लिखा हुआ कलाम अपनी आवाज। अच्छा, मुझे तो अभी बहुत अच्छा लगे ज़िम्नन मुझे याद है कि आपने भी मेरे कुछ गीत गाए हैं, जैसे हम मेरोज़म आश रातस, सुबह खाल में होनी काश रातस, ये 2003 की बात है जब आपने इसको कंपोज किया था। तो ये टेलीविजन के लिए हमने किया था।
तो कोई अपना लिखा हुआ कलाम उर्दू में आप सुनाए हमें। इसमें राग यमन का रंग है। देखी थी एक शौख अदा फिर कुछ भी ना देखा। देखी थी एक शौक अदा फिर कुछ भी ना देखा। देखी थी एक शौक अदा फिर कुछ भी ना देखा। देखी थी एक शौक अदा फिर कुछ भी ना देखा। अपनी सिम्मत पाम बगा मग सरने पानी सागर सरने सा। अपनी सिम्मत तूफानों को आते था देखा। देखी थी एक शौक अदा फिर कुछ भी ना देखा। शब की किरणें शब की किरणें दिल की जुल्मत हो। शब की किरणें दिन की जुल्मत आड़े आई थी। शब की किरणें दिन की जुल्मत आड़े आई थी। आड़े आई थी वरना दिल की अखियों से भी नक्शे पा देखा। शब की किरणें दिन की जुल्मत आड़े आई थी। वरना दिल की अखियों से भी नक्शे पा देखा। अपनी सिम्मत तूफानों को आते था देखा है। देखी थी एक शौक अदा फिर कुछ भी ना देखा। ये शेर देखिए। हर गम ने पाम बगा गमर निसा निरे सा निदा पामगा रे ग सर निसा निरे गम पा रे ग रे निरे सा। हर गम ने मेरे ही दर पर डेरा डाला है। डेरा डाला है। हर गम ने मेरे दर पे डेरा डाला है। मेरे अंदर मैं कितना हूँ उनने ना देखा। मेरे अंदर मैं कितना हूँ उनने ना देखा। मेरे अंदर मैं कितना हूँ उनने ना देखा। अपनी सिम्मत तूफानों को अपनी सिम्मत तूफानों को आते था देखा। देखी थी एक
एक शौक अदा फिर कुछ भी ना देखा है, कुछ भी ना देखा, कुछ भी ना देखा, बहुत बहुत अच्छा कलाम, बहुत अच्छी कंपोजिशन। किफ़ायत, एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। इस ब्रेक के बाद आपसे और चंद बातें करेंगे। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद किफ़ायत फ़हीम से गुफ्तगू जारी रखते हैं। आपका वेलकम है, इस्तकबाल है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी। हमारे साथ जुड़े हैं किफ़ायत फ़हीम जी, एक बहुत ही सीखे हुए मंजे हुए आर्टिस्ट हैं, टीचर हैं। इनसे हम गुफ्तगू जारी रखते हैं। किफ़ायत जी, आपको अभी तक अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने का कहाँ कहाँ मौका है, कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है आपने? जी, ये मैं अभी शिकागो यूएसए 2015 में गया जी। उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर अच्छा। 2017 में जी। यहाँ मैंने परफॉर्म किया। अच्छा, और अपने मुल्क में कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया है? अपने मुल्क में तो लगभग मुझे लगता है कोलकाता, बेंगलोर और वेस्ट बंगाल वगैरह नहीं गया। बाकी जितनी भी मतलब जितने भी शहर हैं, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, नागपुर है, गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, उधर कर्नाटका में, या मैं गया हूँ इधर कन्याकुमारी। अच्छा। वहाँ पे महाराजास कॉलेज में गया, एमजी यूनिवर्सिटी कोटायम, अच्छा। कोचीन, तो यहाँ पटियाला यूनिवर्सिटी में मैं कश्मीरी गज़ल पे अवार्ड भी हासिल किया है। अच्छा। तो वो कंपोजिशन थी जनाब इम्तियाज़ मलिक साहब की। अच्छा अच्छा। तो बड़े अच्छे कंपोजर हमारे टीचर जबरदस्त, हैं। क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी गाने की तो उन्हीं की मैंने कंपोजिशन गाई थी। अच्छा। तो उसमें भी आपके भी गाने थे बहुत। उसमें मरहूम रशीद साहब भी थे, उन्होंने 10 गाने गाए थे, मैंने 10 गाने गाए थे, मुनीर साहब ने 10 गाने गाए थे। तो आपने ये जो अवार्ड्स का जिक्र छेड़ा, तो आपका भी एक लंबा खासा करियर है, आपको भी बहुत सारे इनामात या एजाज़ात से नवाजा होगा, तो इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमें देखने वालों को। मुझे जो सबसे बड़ा एजाज़ मिला है वो चंडीगढ़ में मिला है जी। यादगारी रफ़ी सोसाइटी से। मैंने अपना पहला जो फर्स्ट जो जिसको पहली इम्तियाजी पोजीशन हासिल की थी जी, ये था 2003 जी। उसके बाद मैंने पटियाला यूनिवर्सिटी में यही कश्मीरी गज़ल पे पहला इनाम हासिल किया, जो कंपोजिशन थी जनाब इम्तियाज़ मलिक साहब की। अच्छा। उसके बाद यहाँ भी कश्मीर में भी बहुत सारी मतलब जैसे वो उनका है जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बाकी, उनमें मतलब छोटी छोटी मतलब जो तकरीबात में मतलब ट्रॉफीज़ मिलती रही जी। तो कोई इतना मैं यहाँ कहने में ये नहीं होगा इतना बड़ा जो जिसके लिए आप भी डिजर्व करते हैं, बाकी लोग भी डिजर्व करते हैं, वो अभी तक उसका ये इत्तेफाक नहीं हुआ। हमारे लिए लोगों का प्यार ही बहुत है। हम और आप यहाँ बात कर रहे हैं न्यूज़ 18 के स्टूडियो में। ये हम अच्छा, मैं आपको एजाज की बात चली तो एक छोटा सा वाकया मैं यहाँ अपने नाज़रीन से शेयर करूँगा। एजाज की बात है कि हम लोग बड़े बड़े एजाज़ों से अभी तक मतलब दूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो एजाज़ है जी, आपको याद है मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। हाँ। जहाँ आपका स्टूडियो था वहाँ मेरा भी ऊपर था, वो जल गया था 2015 में। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया था, कम से कम 2-3 महीने बिल्कुल अपने कमरे में पड़ा रहा। तो एक बार मुझे एक कॉल आया, एक डॉक्टर का कॉल आया, डॉक्टर सुरेश रैना जी। उन्होंने कहा कि वी वर सर्चिंग मधुबाला सॉन्ग्स। मेरी बीवी को मधुबाला बहुत पसंद है, तो हम यूट्यूब पे गाना सर्च कर रहे थे मधुबाला सॉन्ग्स, तो वहाँ आपका गाना आया, आपने गाया है हमें काश तुमसे मोहब्बत ना होती। तो मी एंड माई वाइफ वी आर क्राइंग फ्रॉम लास्ट 1 आवर। अच्छा। हम 1 घंटे से रो रहे हैं आपका वो गाना सुन के। तो मैं चाहता हूँ कि आप यूएस से आ जाएं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, मैं शिकागो गया था। तो मुझे मजाक लगा, मैंने कहा पता नहीं कौन मजाक में कर रहे हैं, मैं कश्मीर में बैठा हूँ और अभी तो मैं इस गम से 2-4 हूँ, स्टेडियो के गम से। तो उसके बाद उनका 2 दिन बाद कॉल हो रहा है, कहा कि आपके पास पासपोर्ट है अपना? मैंने कहा नहीं। तो प्लीज़ अप्लाई, आप अभी अप्लाई करें। उसके बाद मैंने अप्लाई किया तो 2 दिन के बाद मेरा फिर से कॉल आया, उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि सितंबर में आपका मैं कॉन्सर्ट यही गाना शिकागो में सुनूं। अच्छा। मैं हैरान रह गया, यार ये क्या है, कहाँ यूएस और कहाँ में? तो एकदम से मेरा पासपोर्ट बना सिर्फ 15 दिन में, उन्होंने
डायरेक्टली। हाँ, सबसे बड़ा एजाज तो यही है कि तो मैं वहाँ बैठ 19 सितंबर को मैंने यही गाना, हमें काश तो फिल्म मुगल आजम से है ये गाना, नौशाद साहब की कंपोजिशन और शकील साहब ने लिखा है। तो ये गाना मैंने शिकागो में परफॉर्म किया। उस डॉक्टर, उसमें 250 डॉक्टर थे हिंदुस्तान भर के, बड़े बड़े डॉक्टर। उनका एक साल में एक बार मीटिंग होती है, तो वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया और ये गाना मुझसे सुना। उसके बाद उसी डॉक्टर ने मुझे इंडोनेशिया इनवाइट किया, उसके बाद सिंगापुर एंड मलेशिया में। तो ये मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज है। तो किफ़ायत जी, मैं भी चाहूँगा और हमारे नाज़रीन भी चाहेंगे इस प्रोग्राम का इख्तिताम भी इसी गाने पे करें। जाते जाते इसकी 2 लाइनें सुनाएं तो आपसे फिर रुखसत हो जाए। जी जी जी, प्लीज़। बिल्कुल, मेरा पसंदीदा गाना है। बिल्कुल सही। हमें काश तुमसे मोहब्बत हो। कहानी हमारे हकीकत न होती, हमें काश तुमसे पारेगा पानी सा पार न दिल तुमको देते गमद निदा सा निरे सा गर निरे सा निदा पमा वगा मगा सारे नि सा। न दिल तुमको देते, न दिल तुमको देते, न दिल तुमको देते, न मजबूर होते, न दुनिया के दस्तूर होते। जमाने से कोई शिकायत ना होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। बहुत अच्छा नगमा है। बढ़ गए माजरत चाहूंगा, हमें बढ़ गए इश्क में हद से आगे। जमाने ने ठोकर लगाई तो जागे, जमाने से कोई अगर मर भी जाते तो हैरत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। कहानी हमारी हकीकत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती।
शुक्रिया किफ़ायत जी, बहुत ही अच्छा और प्यारा नगमा आपने सुनाया। मैं माजरत चाहूंगा कि बहुत आखिर में आप मस्ती में गा रहे थे, जज्बाती हो गया, क्योंकि ये गाना मेरे बहुत दिल के करीब है। सही बात है। तो मैं अपने ऑडियंस से भी माजरत करूंगा, आपसे बहुत भी अच्छा माजरत आपने चाहूंगा। परफॉर्म किया। अल्लाह करे आपके गले में और मिठास आए और आपको बहुत सारे मौके फराहम हों। आप हमारे कश्मीर का, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम और रोशन करें और आप दुनिया भर घूमें अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए। इंशाअल्लाह। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने नाज़रीन से रूबरू कराया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मुझे आपसे मुलाकात होने का मौका मिला बरसों बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे किफ़ायत फ़हीम, एक बहुत ही अच्छे मंजे हुए आर्टिस्ट और टीचर, आज हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने। कल सुबह एक और ख़ास शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हो जाऊँगा हाजिर। तब तक अपने होस्ट और दोस्त वहीद जिलानी को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।